जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं। पूरी शिद्दत और मेहनत से अपने ड्रीम के लिए आप लोग लगे हुए हो। जितने लोग भी इस बार चाह रहे कि सर एनी हाउ आई हैव टू क्रैक द एग्जाम, एनी हाउ आई वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, मुझे बिहार में दरोगा बनना है, वीडियो को कंटिन्यूसली फॉलो कीजिए। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, 2213 जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, और 1275 हमने पहले भी बताया है इस चीज को कि दौड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू हैव पावर इन योर मसल में आपका पावर होना जरूरी है, तभी आप दौड़ पाओगे साढ़े 6 मिनट में। इस बार 3 मंथ दिया गया था, 3 मंथ, उसमें भी सिर्फ 40% लोग ही फाइनली 40 ओनली 40% लोग ही जो है आपका फिजिकल क्लियर कर पाए। मैक्सिमम लोग रनिंग में छट गए। इस बार का जो मेरा टाइमिंग था, क्योंकि मेरा 2213 में मेरा पूरा का पूरा ये जो थाई होता है, ठीक है, ये फूल गया था पूरी तरीके से। हम हमेशा कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी ए सब इंस्पेक्टर, अगर दरोगा बनना है आपको, ठीक है, तो सिर्फ आपको ज्ञान से नहीं होगा, यू नीड टू हैव पावर, ठीक है, पावर भी आपके पास होना पड़ेगा। पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हर दिन हम बोलते हैं कि 1 किलोमीटर दौड़ना है। 2213 में मेरा पूरा पैर फूल गया था, ये वाला आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, शायद उन्होंने ये चीज नहीं किया होगा, बट जो हम चीज करके रखे हैं वो चीज हम आपको बता रहे हैं। ये जो आपका मसल है, ये पैर वाला, ठीक है, ये फूल जाएगा आपका पूरा, ठीक है। आपको बहुत सारे पेन, आपने ऐसा पेन का आप नाम सुनोगे जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक है। ग्रोइंग पेन होगा आपको, ठीक है, सीन पेन होगा आपको। आप जब आओगे इस फील्ड में तब आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी से आपको हर दिन 1 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है, हर दिन दौड़िए, स्पेशली बॉयज, और जो गर्ल्स जो है आप स्कीपिंग कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो गर्ल्स मैक्सिमम लोग जो छटेंगे वो छटेंगे आपका लॉन्ग जंप में, और जो बॉयज है मैक्सिमम जो छटते हैं वो छटते हैं आपका रनिंग में। 6:30 में आपको रनिंग निकालना है। आप बस इतना याद रखिएगा, ठीक है, कि जब 3 मंथ मिला तो ओनली 40% क्लियर किए हैं। तो आप समझो कि अगर 40 डेज, क्योंकि 2213 में सिर्फ 40 डेज दिया गया था, ठीक है, और जब 40 डेज दिया गया था तो बहुत कम लोग थे, ठीक है, उसमें कटअप भी बहुत कम चला गया था, जिसमें जो मेरा 6:35 लगा था, और आपको लाना कितना है 6:30 में, और इस बार जो मेरा लगा था वो लगा था आपका 6:17 लगा था, ठीक है। तो मैं यही बता रहा हूं आपको, अभी से आपको अपना जो फिजिक्स है, ठीक है, आपका जो फिजिक है उस पे भी आपको पूरा कमांड करके रखना है, ठीक है। हमेशा याद दिलाता हूं, दरोगा इज नॉट जस्ट अबाउट योर नॉलेज, इट्स अबाउट योर पावर ऑल्सो, ठीक है, कि आपके अंदर कितना पावर, आपके अंदर जब आप दौड़ोगे, ठीक है, जब कलेजा बाहर फेंकने जब आप दौड़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि दुनिया में, ठीक है, मैं सब चीज कर लूंगा लेकिन दौड़ूंगा नहीं, आपको ये फील होने लगेगा, ठीक है। इस बार भी हमारे जो ग्राउंड था, ठीक है, उसमें से सिर्फ एक लड़का क्लियर किया था फिजिकल, वो हम ही थे, ठीक है। चलिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब लास्ट में इस बार ही बहुत लोगों का नंबर अच्छा था, ठीक है, वो फाइनल मेरिट में भी आते पर उनका फिजिकल नहीं हुआ। स्टार्ट करते हैं आज जो हम लोग नॉन मेटल करने वाले हैं, ठीक है, और मेटल एंड नॉन मेटल से, धातु और अधातु से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जो भी टू द पॉइंट करेंगे, और बहुत लोग बोले थे कि सर स्टेटस नहीं दिख रहा है, सबका नंबर डिलीट हो गया था, ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 28,000 लोग, ठीक है, एक साथ स्टेटस देखते थे, तो उन लोगों का सबका नंबर डिलीट हो गया किसी कारण, बट कोई बात नहीं, नीचे लिंक आप फिर से जुड़ जाएगा। और बहुत लोग बोले थे सर बैच का बारे में बताइए, ठीक है, तो बैच का भी उसी लिंक से आप वहां बात कर सकते हो, कॉल करके जुड़ जाइएगा। श्योर सिलेक्शन बैच जो आपका चल रहा है। स्टार्ट करते हैं। एक और चीज जो आपका ज्योग्राफी का है, ज्योग्राफी का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप समझो कि आखिर आपको पढ़ना कितना है इस एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर दिन कॉल आता है, ठीक है, इस पे स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि सर हम पढ़ तो रहे बट एक ही चीज 3 महीना से पढ़ रहे, एक ही सब्जेक्ट 3 महीना से पढ़, और जो कि आपके लिए घातक सिद्ध होगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पढ़ना उतना है जितना एग्जाम का डिमांड है, क्योंकि आपको सिर्फ 1-2 सब्जेक्ट नहीं, टोटल आपको 12 सब्जेक्ट अराउंड पढ़ना है। नीचे लिंक है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। ये साइंस का सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करेंगे नॉन मेटल, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर, एज वेल एज एक बार हम क्या करेंगे, जितने भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो रिएक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको भी हम एक साथ कर देंगे। देखिए, सबसे पहले जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, ये हमेशा मेंशन करते हैं कि ज्योग्राफी अगर पढ़ना है तो मैप के साथ पढ़ना है, और अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको हमेशा पीरियोडिक टेबल के साथ ही पढ़ना है। एक पीरियोडिक टेबल अपने पास रखिए। तो आज जो हम लोग अधातु में करेंगे, बेसिकली हमारा मेन जो फोकस होगा, जहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है, सबसे पहले हम लोग कार्बन पे फोकस करेंगे। कार्बन से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, कार्बन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद हम लोग फोकस करेंगे आपका ये हेलोजन ग्रुप पे, ठीक है, जितने भी हेलोजन से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 17 ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है वर्ग, ठीक है। तो जो हेलोजन ग्रुप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बाद हम लोग कार्बन पे फोकस करेंगे, और एक
जो हाइड्रोजन से हमेशा इस बार भी दरोगा का मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था हाइड्रोजन से, तो इस पे भी फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो आप लाइक कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चंस के फॉर्म में चीजों को मैं समझाते हुए चलूंगा ताकि आपको जो याद रखना है वो दिमाग में बैठ जाए, रिटेन फॉर द लॉन्गर पीरियड। चलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ डायमंड। ठीक है, ये कार्बन से क्वेश्चन है। ठीक है, कि हीरे के सबसे बाहरी आवरण में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। देखिए ये जो है बेसिकली कार्बन से। हमने आपको एक चीज समझाया, कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, क्या है, अधातु है आपका। ठीक है, कार्बन के कुछ अपरूप है जिसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रोप। क्या है, अपरूप, 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 एलोट्रोप। एलोट्रोप मतलब क्या होता है, एलोट्रोप मतलब आप ये समझो, ठीक है, कि एक ही तत्वों के अलग अलग रूप है। ठीक है, एक ही तत्वों के अलग अलग रूप है, उनका प्रॉपर्टीज भी अलग है, उनका गुण भी अलग है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। जैसे कि अगर मैं कार्बन का मैं अपरूप बोलता हूं, एलोट्रोप बोलता हूं, तो इसमें आपने सुना होगा फुलरीन, फुलरीन। ठीक है, क्या बोला जाता है, फुलरीन। उसके बाद आपने सुना होगा डायमंड, क्या सुना होगा, डायमंड। तो फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद आपने सुना होगा ग्रेफीन। ठीक है, तो ये जितने भी है, ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफीन हो गया, फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया, ये सब जो है बेसिकली क्या है, याद रखो, ग्रेफीन, ठीक है, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा जो है नहीं है, उसमें कुछ ऑप्शन दिया, भर के क्वेश्चन, साइंस का उठाओगे ना, भरा हुआ है ये सब क्वेश्चन। तो याद रखेगा, फुलरीन हो गया, डायमंड हो गया, ग्रेफीन हो गया और आपका ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, तो अपरूप है, बेसिकली क्या है, एलोट्रोप है। किसके एलोट्रोप है, कार्बन के एलोट्रोप है। कार्बन का सिंबल क्या है, सी है। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी से बताओ, 20 तक कम से कम याद करके रखना है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, दैट मींस 6 है, याद करना सीखिए, 20 तक कम से कम। ठीक है, 6 इसका आपका क्या है, एटॉमिक नंबर है। और जितने भी कार्बन के एटम होते हैं आपस में वो कौन सा बंधन बनाते हैं, तो कोवालेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, कोवालेंट बॉन्ड। कोवालेंट बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये सब चीज मैंने बॉन्डिंग में आपको पढ़ाया था, एक बार फिर से हम लोग इसको क्लैरिफाई करते हैं। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका सिंबल सी है। अपरूप, इसके अपरूप का बात करें, एलोट्रोप का अगर हम लोग बात करें तो इसी क्लास में मैं सब चीज आपको याद करवा के जाऊंगा, बस आप सुनते हुए चलेगा। इसका एलोट्रोप क्या है, तो फुलरीन। नेक्स्ट क्या है, ग्रेफाइट, और क्या है, ग्रेफीन, और क्या है, डायमंड। ठीक है, तो मैंने लिखा फुलरीन, डायमंड, ग्रेफाइट और ग्रेफीन, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो अब जो पहला इसका अपरूप है, पहला एलोट्रोप है जिससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है आपका डायमंड। तो पूछा है कि जो डायमंड का जो बाहर वाला कक्ष होता है, जो आउटर सेल होता है, सबसे बाहर वाला जो सेल है, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको पता है वो होता है आपका 0। क्या होता है आपका 0। आप बोलोगे सर क्यों, क्योंकि आपको पता है जो डायमंड जो है बेसिकली बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। याद रखिएगा, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है और ना ही वो ताप को पास करता है। ये क्या है, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है, पहला पॉइंट। अब याद रखिएगा, कोई भी चीज बैड कंडक्टर कब होता है, कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी को कब पास नहीं करता है, जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मूव होगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव होगा तभी तो आपका करंट होगा। ठीक है, तो दैट मींस अगर मैं बोलूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आपका नहीं है, किसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपका डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस और क्या होगा, ये कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका जो डायमंड है, ठीक है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, किसका ये अपरूप है, किसका ये एलोट्रोप है, तो कार्बन का है। और ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी को पास करता हो, ना ही ये मेनली ताप को भी नहीं करता है। ठीक है, अगर हम लोग डायमंड का बात करते हैं, थोड़ा समझना भी है। ठीक है, अगर हम लोग डायमंड का बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको डायमंड से पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका अपवर्तांक कितना है, दैट मींस इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो आपको याद रखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.4, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव अपवर्तांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो 2.4। अगर आपको पूछेगा कि इसका क्रिटिकल एंगल क्या है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि क्रिटिकल एंगल क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जो क्वेश्चंस पूछे गए मैं उस पर बात कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी लाइट में डिटेल में पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका क्रिटिकल एंगल, दैट मींस क्रांतिक कोण जो होता है बेसिकली, ठीक है, क्रिटिकल एंगल जो होता है, क्रांतिक कोण जो होता है, इसका कितना होता है, तो 24.6 होता है डिग्री।
ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग डायमंड का बात करें तो इसका जो यूज होता है बेसिकली ग्लास कटिंग के लिए किया जाता है। तो आपको पूछा जा सकता है ग्लास कटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो डायमंड का हम लोग ग्लास कटिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। किसके लिए, ग्लास कटिंग के लिए भी हम लोग यूज करते हैं डायमंड का। अगर डायमंड का हम लोग और क्वेश्चंस देखें कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले अपवर्तांक रेफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4, इसका क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण कितना होता है, तो 24.6, इसका यूज कहां किया जाता है, तो ग्लास कटिंग में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्योरेस्ट फॉर्म, सबसे शुद्धतम रूप, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो आपको याद रखना है सबसे शुद्धतम रूप जो है वो है आपका डायमंड। दैट मींस द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन जो है वो आपका क्या है, वो है आपका डायमंड। दैट मींस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन क्या है, तो आपका है वो है डायमंड। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा, जो जो बोलना एकदम सब क्वेश्चन छपे हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट पूछा जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बहुत लोगों को ये चीज नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, अभी रट लो कि sp3 होता है। मैं हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज समझा दूंगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपका sp3 है। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल चतुष्कोणीय, टेट्राहेड्रल चतुष्कोणीय। तो इसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो टेट्राहेड्रल दैट मींस आपका चतुष्कोणीय, ठीक है। तो डायमंड से एटलीस्ट आपको इतना याद रखना। एक बार जल्दी से देखते हैं, नोट्स में आपको लिखा हुआ रहेगा सब चीज, हाथों से हमने बेहतरीन नोट्स आपके लिए प्रिपेयर किया है, ठीक है। जो नॉन केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, जिसका भी हो, तो जो साइंस रहेगा इस तरीके से आपको हमने प्रिपेयर करके दिया है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ बात किया था कार्बन का, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमने क्या बताया, 6 है, ठीक है। कार्बन का कुछ अपरूप के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे कि डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरिन हो गया। एक हमेशा याद रखिएगा, ये जो फुलरिन है, ठीक है, फुलरिन हो गया या बकमिनिस्टर फुलरिन हो गया, ठीक है। तो जो फुलरिन जो होता है, ठीक है, बेसिकली इसमें कितने, ठीक है, कितने आपके इसमें कार्बन एटम होते हैं, तो 60 होते हैं। इसको C60 भी बोलते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अपरूप है इसका जो एक गेंद की तरीके से, क्या है, एक फुटबॉल की तरीके से। तो याद रखिएगा ये है आपका फुलरिन। फुलरिन क्या है, एक गेंद के तरीके का होता है, ठीक है। क्या होता है, आपका एक गेंद की तरीके का होता है, ठीक है। तो यहां हमने क्या बात किया, यहां हमने बात किया कि जो, एक मिनट, ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमने बात किया, इसको ऑफ कर देते हैं ना, बात ही खत्म, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपरूप का बात किया हमने, कार्बन, ठीक है। ये है डायमंड, ये है आपका ग्रेफाइट और ये है आपका फुलरिन, ठीक है। हमने बताया कि एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा इसका अपरूप है, ठीक है, जो एक बॉल की तरीके से, या जियोसाइड लिखा हुआ, ये वर्ड जियोसाइड मतलब एक बोलते हैं ना, एक मतलब अर्थ की तरीके का है, गोल है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो आपको बोलना है जो इसका जो ये होता है फुलरिन जो होता है, इसमें C60 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। अब हमने बात किया था कि इसका डायमंड के बारे में बात किया था, तो क्या होता है, इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब इसका आउटर में जो बाहरी कक्षा, इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पहला क्वेश्चन। तो अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा दैट मींस इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। दूसरा, ये क्या होता है, ये सबसे शुद्धतम रूप होता है किसका, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप क्या है, तो आप बोलोगे वो है आपका डायमंड, ठीक है। केमिकली सबसे ये होता है। उसके बाद कौन सा बॉन्ड होता है, तो आपको याद रखना ये कोवालेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जो इसमें जो कार्बन एटम होते हैं आपस में कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आपका कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवालेंट बॉन्ड बनाते हैं मतलब शेयर हो गया इलेक्ट्रॉन। कोवालेंट बॉन्ड सहसंयोजी बंधन कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनता है। बार बार मैं बोल रहा हूं, यही छपेगा कि इलेक्ट्रॉन का शेयर से कौन सा बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन के शेयर से, साझा करने से। तो आपको याद रखना है कोवालेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन। इसमें भी क्या होता है, कोवालेंट बॉन्ड होता है। क्यों होता है ये सब पता है ना, बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, अगर नेचुरली तौर पे देखा जाए तो सबसे कठोर जो कोई पदार्थ है, ठीक है, जो मिलता है वो है आपका डायमंड। इसके जगह अगर ये नहीं होगा तो इससे ग्रेफिन भी आपको याद रखना है, जो कि काफी कठोर होता है, ठीक है। बाकी एग्जाम में आपका यही आएगा, मोस्ट रिजिड सब्सटेंस, ठीक है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, तो वो हीरा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बता दिया इसका अपवर्तांक कितना होता है, तो अपवर्तांक है इसका 2.42, दैट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसका जो क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण जो है इसका है 24.6 डिग्री। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं, तो ब्लैक डायमंड हम लोग बोलते हैं किसको, कार्बोनेडो को। ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं, कार्बोनेडो को, ठीक है। और उसके बाद मैंने बता दिया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है sp3। देखो हमने आपके सामने बोला, हमको याद हो गया और आपको भी याद हो गया होगा, ठीक है। याद हो गया ना कि जितना भी डायमंड पे क्वेश्चंस पूछा गया, ठीक है। देखिए एक चीज आप याद रखो, ये जो कार्बन है, कार्बन का पूछा जाता है कि एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। ये इंग्लिश में याद रखना, कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन क्या वर्ड याद करके रखोगे, कैटेनेशन।
कैटेनेशन। अब ये कैटेनेशन बेसिकली क्या है? तो कैटेनेशन बेसिकली है कि आपका जो कार्बन जो होता है, ठीक है, कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है कि वो एक लंबा चेन बना सकता है, इसी से बोलते हैं हाइड्रोकार्बन का डेवलप हुआ है। सी आप पढ़ते होगा ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, तो लंबा लंबा चेन बनाता है कार्बन का, हाइड्रोकार्बन में आप पढ़ते होगा। तो जो लंबा चेन जो बना लेता है, इसका क्या है, किसका प्रॉपर्टी है? कैटेनेशन, C4 कैटेनेशन, C4 कार्बन। तो किसका प्रॉपर्टी है? तो एक कार्बन का। सिंपल, हिंदी इंग्लिश नहीं, इसमें डायरेक्ट कैटेनेशन आप चीज याद रखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला जो इसका अप्रूव था। कौन था अप्रूव? डायमंड। डायमंड से जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं याद रखना। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है, और इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। और इसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, जैसे कि हमने बताया कि टेट्राहेड्रल, ठीक है, चतुष्कोणीय, ठीक है, जो आपका जो डायमंड है उसका जो स्ट्रक्चर है वो चतुष्कोणीय है, ठीक है। तो उसी तरीके से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी किसका अप्रूप है, किसका एलोट्रोप है? तो कार्बन का एलोट्रोप है, ठीक है। तो ये जो कार्बन का अगर एलोट्रोप है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। देखो, अगर माँ से क्या होते हैं, 2-3 बच्चे होते हैं, ठीक है, होते हैं कि नहीं, ठीक है। अब जो बच्चा है, ठीक है, आप उसको एलोट्रोप मान लो, क्या मान लो? एलोट्रोप मान लो। और माँ खुद में क्या है? एक कोई एलिमेंट, मतलब बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे एग्जांपल। तो अब उस हर बच्चे का कैरेक्टर कुछ अलग होता है। कोई बच्चा थोड़ा नटखट होता है, कोई क्या होता है, बहुत ही शांत होता है। तो सबका कैरेक्टर क्या है, अलग अलग है, पर किसका रूप है उनमें? सब में माँ का ही रूप होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि जो एलोट्रोप होगा बेसिकली क्या होगा आपका, क्या होगा, एक एलिमेंट के डिफरेंट रूप होंगे, ठीक है। रूप क्या होंगे? डिफरेंट रूप होंगे, सबके प्रॉपर्टीज क्या होंगे? अलग होंगे। जैसे हर बच्चे का प्रॉपर्टीज अलग होता है, कोई पढ़ने में तेज होगा, कोई क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तो कोई खेलने में तेज होगा। तो इसी तरीके का होता है। जैसे कि डायमंड क्या है, डायमंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही स्टबर्न था, हमने बात किया ना, एकदम कठोर पदार्थ है। वही हम ग्रेफाइट देखेंगे तो ये क्या है, ये बहुत ही नरम पदार्थ है, एकदम समझते हुए चल रहे नॉर्मल लाइफ से, ठीक है। देखो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो एलोट्रोप ना शायद आप अभी तक समझे नहीं होगे, जो आज मैंने समझा दिया कभी भूलोगे नहीं फिर। देखो कि एलोट्रोप अपरूप मतलब क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब यहाँ ये पूछा गया है, तो हमने उसका क्या बात किया था, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो टेट्राहेड्रल, चतुष्कोणीय होता है। अब यहाँ पूछा है ग्रेफाइट के बारे में, और ये भी क्या है, एक अप्रूप है, एक एलोट्रोप है कार्बन का। इसका जो सही आंसर होता है ये होता है आपका हेक्सागोनल, षटकोणीय होता है। इसका क्या होता है? षटकोणीय जो होता है इसका स्ट्रक्चर, इसका रूप होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि ग्रेफाइट का कौन सा होता है, तो षटकोणीय होता है। टेट्राहेड्रल किसका होता है? डायमंड का होता है। फुटबॉल किसका होता है? फुलरिन का, ठीक है, जो फुलरिन होता है, मैंने बताया था फुलरिन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो ये आपका फुटबॉल की तरीके का होता है। अच्छे से याद रखना ये चीज, ठीक है, फुटबॉल का जैसा होता है, ये पूछा गया। अब देखो ग्रेफाइट का हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट का हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रेफाइट का यहाँ लिख देते हैं ग्रेफाइट, क्या लिख देते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्या आएगा ग्रेफाइट का, कि इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका यूज होता है स्नेहक के रूप में, ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक, ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में आपको इसका यूज होता है कहाँ? ल्यूब्रिकेंट्स के रूप में मशीन में, ठीक है, ऑयलिंग करने के लिए। तो ल्यूब्रिकेंट्स या स्नेहक के रूप में क्या होता है? इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसका जो बहुत बड़ा यूज है, इसको मंदक के रूप में यूज करते हैं। दैट मीन्स मॉडरेटर के रूप में यूज करते हैं। कहाँ? आपका न्यूक्लियर प्लांट में, जो भी आपके परमाणु, ठीक है, केंद्र है जहां से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर आपका फिजन के द्वारा, ठीक है, न्यूक्लियर विखंडन के द्वारा, ठीक है। तो वहां क्या होता है आपका, इसका यूज किया जाता है मंदक के रूप में, मॉडरेटर। तो आपको याद रखना है ग्रेफाइट जो आपका मॉडरेटर के रूप में यूज होता है, मंदक के रूप में यूज होता है। मॉडरेटर मंदक के रूप में क्या यूज होता है आपका? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के साथ और क्या होता है जल्दी से बोलो? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट जो होता है मंदक के रूप में यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु ऊर्जा केंद्र में, ठीक है। क्या? आपका D2O भारी जल और आपका ग्रेफाइट मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में यूज होता है आपका परमाणु ऊर्जा के न्यूक्लियर पावर प्लांट में। लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है, स्नेहक के रूप में यूज होता है मशीन में, ठीक है। उसके बाद इसका ही एक आपको पूछा जाता है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, बेसिकली ये नॉन मेटल है बट वो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो याद रखिएगा नॉर्मल अमाउंट, बहुत कम अमाउंट में ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। तो ओनली नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक ही एक ऐसा अधातु है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, वो है आपका ग्रेफाइट। क्या है? वो है आपका ग्रेफाइट। इसका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन बोलूं, क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा जल्दी से बताओ। जैसे उसका हाइब्रिडाइजेशन, डायमंड का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था,
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इसका होगा sp2। क्या हो जाएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और इसका शेप कैसा होगा, अभी बताया षटकोणीय, दैट मींस हेक्सागोनल इसका शेप होगा। एटलीस्ट इतना क्वेश्चन आप ग्रेफाइट से आप याद रखो, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं ग्रेफाइट को। सबसे पहले वनली नॉन मेटल एक ऐसा धातु है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, आपको स्नेहक के रूप में मशीन में यूज होता है। हेक्सागोनल चतुष्कोणीय इसका षटकोणीय इसका स्ट्रक्चर है, दैट मींस हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ठीक है, ये चीज याद रखना। और इसमें कौन सा फोर्स होता है, अब देखो थोड़ा सा हम दिमाग लगाएंगे। देखो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है दैट मींस इसमें थोड़ा फोर्स तो क्या होगा, थोड़ा कम होगा, तभी ना इलेक्ट्रॉन को वो छोड़ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जाने दे रहा है, नहीं तो जाने ही नहीं देगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे होगा, मतलब यहाँ थोड़ा कोई वीक फोर्स है। तो यहाँ जो फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं वीक वंडरवाल फोर्स। अब ये वंडरवाल फोर्स क्या है, ठीक है, ये चीज हम मैंने समझाया है, आपको ऐप पे मिल जाएगा या पूरा केमिस्ट्री वाले फोल्डर में। तो वंडरवाल फोर्स इसमें होता है। तो पूछा जाएगा ग्रेफाइट में कौन सा फोर्स होता है, तो ग्रेफाइट के एटम्स में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेफाइट के परमाणु में कौन सा फोर्स होता है, तो आपको वंडरवाल फोर्स याद रखिएगा। ये जो है आपका अपचयन एजेंट के रूप में भी स्टील में यूज किया जाता है, ठीक है, स्टील के निर्माण में अपचयक एजेंट के रूप में यूज किया जाता है कौन, आपका ग्रेफाइट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यूज्ड इन पेंसिल, पेंसिल का जो लीड होता है, ठीक है, पेंसिल का जो लीड होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है पेंसिल का जो लीड होता है उसमें कितना परसेंट लीड होता है, तो 0%, क्योंकि पेंसिल का जो लीड होता है वो ग्रेफाइट से बना होता है और मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। एटलीस्ट बेसिक इतना आप अभी याद रखिए, बाकी और ग्रेफाइट पे बहुत ज्यादा चीज किया जा सकता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका शेप क्या है, ठीक है, इसका क्या यूज है, ये सब चीज हमने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, देखिए आज हम लोग कार्बन कर रहे हैं सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद एक कार्बन। अब याद देखो यहां पूछा कि कार्बन का कौन सा ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जो पानी को साफ करने में और उसका गंध को हटाने में यूज किया जाता है। अब समझो मैं कुछ चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये है आपका कार्बन, ये है आपका कार्बन। कार्बन को अगर दो भागों में अगर हम लोग बांटते हैं, ठीक है, कार्बन को अगर दो भागों में हम लोग बांटते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बहुत हीट कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक फॉर्म लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोक। अब इसको कोक ही याद रखोगे, ठीक है। और अगर कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन को अगर हम लोग बहुत ही हीट कर देते हैं, ठीक है, ये कहा गया, हाँ, कार्बन को अगर हम लोग बहुत हीट कर देते हैं कोई भी कार्बन मटेरियल को, ठीक है, तो वो कोक का रूप ले लेता है, ठीक है, कोक का रूप ले लेता है। बट अगर हम लोग जो कोयला जो होता है, जो अगर कोयला, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ हो, ठीक है, लकड़ी का अगर कोयला बना हुआ है, मैंने क्या बोला, लकड़ी का, अगर ऊड का कोयला है, ठीक है, ऊड से जो कोयला बनता है उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। अब दो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। सबसे पहला, ठीक है, यहां पूछा गया है कि कार्बन का कौन सा ऐसा रूप है, ठीक है, जो पानी से अशुद्धियां और दुर्गंध हटाता है। तो आपने बहुत बार एक चीज देखा होगा, जो लकड़ी का जो कोयला होता है, ठीक है, जो कोयला होता है, ठीक है, आपको पता है एक चीज मैंने आपको समझाया था कि कोई भी कोयला अच्छा कब होगा, तो कोई भी कोयला बेस्ट क्वालिटी का कोयला होगा उसमें जितना कार्बन होगा। जैसे कि एंथ्रासाइट क्या है, सबसे बेस्ट कोयला है, और सबसे खराब कोयला कौन सा है, पीट, PEAT, पीट। उसके बाद भूरा कोयला किसको बोला जाता है, तो लिग्नाइट को बोला जाता है, ठीक है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला मिलता है, तो बिटामुनस मिलता है। तो ये सब चीज समझ के रखिएगा, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो वही जब हम लोग कोयला, जब लकड़ी से जलाया हुआ, लकड़ी को जब जलाते हैं उसको कोयला बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। और चारकोल का क्या यूज किया जाता है, तो याद रखिएगा चारकोल का जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है आपका अशुद्धि, जो पानी में अशुद्धि होता है वो हटाने चाहिए। आप बहुत बार देखे भी होगा, तो जो लकड़ी का जो कोयला बना होता है उसका हम लोग यूज करते हैं आपको अशुद्धि को हटाने के लिए, प्लस उसके गंध को हटाने के लिए, ठीक है। अब यहां है आपका, तो ये हो जाएगा आंसर चारकोल। और चारकोल क्या है जल्दी से बताओ, ये सब समझना है, ठीक है, और आसपास जितना है इस चीज को ऑब्जॉर्ब भी करना है, ठीक है, ऑब्जॉर्ब, ठीक है। अब देखो चारकोल हो गया आपका। कोक के बारे में मैंने क्या बताया, जब कार्बन को बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो कोक का रूप ले लिया। क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, कि कार्बन का ऐसा कौन सा रूप है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, अपचयक एजेंट के रूप में काम करता है। तो आपको याद रखना है कोक, ये रिड्यूसिंग एजेंट, अपचयन एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है, रिड्यूसिंग, लिख देता हूं यहाँ रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। कौन? कोक। कार्बोनेट के बारे में मैंने क्या बताया था? कार्बोनेट ये क्या है? तो पूछा जाता है कि ब्लैक डायमंड किसको बोला जाता है? ब्लैक डायमंड, काला हीरा, तो ब्लैक डायमंड। याद रखिएगा हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक कोण के कारण, दैट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही आपका जो है आपका डायमंड चमकता है। ब्लैक डायमंड किसको बोलते हैं? तो कार्बोनेटो को मिलते हैं। चौक कोक क्या है, चारकोल क्या है, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये था आपका मेनली कार्बन के बारे में था। कार्बन का जो 3 अपरूप होता है जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हम लोग बात करेंगे हेलोजन का। क्या बात करेंगे? हेलोजन, हेलोजन ग्रुप का। अब हेलोजन ग्रुप में जब मैं बोलता हूं तो कितने नंबर का ग्रुप है? 17वां नंबर का, मतलब 17th नंबर का ग्रुप है, ठीक है, ये वाला। अब यहाँ ये वाला हम लोग उठा के लाएंगे अभी, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन मेरे साथ, मैंने आपको याद करवाया था। फ्लोरीन, अब याद करो यहां से यहां तक बताओ तो क्या क्या था? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। फ्लोरीन 9 है, क्लोरीन 17 है, ब्रोमीन 35 है, आयोडीन 53 है, एस्टेंटाइन 85। अब चलो इसको मेरे साथ बोलोगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग आते हैं आपका कहां? हम लोग हेलोजन ग्रुप को उठा के लाते हैं, क्योंकि ये आयोडीन पे क्वेश्चन है और आयोडीन किस में आता है? आपका हेलोजन में। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहाँ फ्लोरीन, फिर मैं लिखता हूं यहाँ क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन लिखता हूं, फिर से आयोडीन लिखता हूं और फिर से एस्टेंटाइन लिखता हूं, ठीक है। अब जल्दी से बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35। कैसे याद करवाया था? पीरियोडिक टेबल देख के आइएगा, ठीक है, यूट्यूब पे ही है। उसके बाद आयोडीन का कितना? आयोडीन का हो जाएगा 53 और एस्टेंटाइन का कितना हो जाएगा? 85। एक बार चेक कर लेते हैं, एस्टेंटाइन का 85। अब मुझे याद है, ऐसा तो है नहीं कि आपको याद नहीं होगा, मतलब हमें याद है, मतलब आपको भी याद हो जाएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन, जैसे मैंने याद करवाया था। मैंने एक चीज बताया तो आप जाके जरूर देखना, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेंटाइन, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक एक करके से देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा। यहां से उठाया हमने, यहाँ, ठीक है, यहां से उठाया हमने, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन का। इसका कितना है? 85। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फ्लोरीन का, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि जितने भी आपके हेलोजन ग्रुप है, सबसे पहले ग्रुप मतलब वर्ग, तो जो हेलोजन ग्रुप है कौन से वर्ग में आता है, कौन से ग्रुप में आता है? तो बोलोगे 17 नंबर के ग्रुप में आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो आपका हेलोजन ग्रुप है, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसमें? अब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है मैंने बहुत बार समझाया, वीडियो डाला हुआ है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता है वो है आपका फ्लोरीन में। क्या है सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता? मतलब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, ये है, वो है आपका फ्लोरीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि सबसे क्या है जो आपका हेलोजन है। क्वेश्चन सब में क्वेश्चंस जो मैं आया हुआ है वही बता रहा हूं, ठीक है, डिफरेंट एग्जाम का। तो आपका फ्लोरीन से पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, इसमें हेलोजन में कौन सा ऐसा तत्व है, एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीकरण एजेंट, सबसे बेस्ट ऑक्सीकरण एजेंट है। अब याद करो, ठीक है, सॉरी, सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, मैंने यहाँ लिख भी दिया, तो अब भी बस आप सुनते हुए चलना, ठीक है, एक एक क्वेश्चन है यही याद करके जाएंगे। देखिए सबसे अधिक विद्युत हो गया, यहाँ सब चीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप मेरे बातों पे ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है। अब मैं समझा भी दूंगा, इसमें ये नहीं, ठीक है। देखिए क्या मैंने क्या बोला कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर कोई चीज अगर रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट मीन्स क्या हो रहा होगा? वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब, अभी आप इतना याद करो, देखो फ्लोरीन, सबसे पहले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9, ठीक है, ये याद रखोगे। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, विद्युत ऋणात्मकता कौन सा होता है? तो वो होता है आपका फ्लोरीन, ठीक है। उसके आगे मैं वो बताता हूं। उसके बाद आते हैं हम लोग क्लोरीन में। पूछा जाता है कि सबसे, ठीक है, इलेक्ट्रो एफिनिटी किसमें ज्यादा है? आपका इलेक्ट्रो एफिनिटी मतलब होता है विद्युत
जो बंधुता होता है वो सबसे ज्यादा किस में है, तो आप बोलोगे क्लोरीन में सबसे ज्यादा होता है। अब यहाँ एक आपको इक्वेशन याद रखना है। सबसे पहले क्लोरीन का आप जो यूज है, देखो क्लोरीन जो होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, आपको पूछा जाएगा जो विरंजक चूर्ण होता है, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, विरंजक चूर्ण, ठीक है, इससे कौन सा गैस निकलता है जब इसको पानी में आपको मिलाया जाता है, ठीक है, या पानी पे इसको छिड़का जाता है, तो कौन सा निकलता है, तो आपका क्लोरीन ही निकलता है, ठीक है, क्या निकलता है, क्लोरीन ही निकलता है। अब एक मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, उसको आप ध्यान से समझना, बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखो क्लोरीन का जो है, ये आपका जो विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण दैट मींस आपका ब्लीचिंग पाउडर, इसमें क्या होता है, क्लोरीन होता है। इसका फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अब इसका फॉर्मेशन क्यों कैसे हुआ, इसका इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए सबसे पहले आप याद रखना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और यही क्या है, आपका ब्लीचिंग पाउडर है, यही आपका विरंजक चूर्ण है, यह आपका ब्लीचिंग पाउडर, और प्लस आपका क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा आपका वाटर। तो बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, आप पेपर उठाओगे तो, कि जो आपका विरंजक चूर्ण होता है, जो आपका जो ब्लीचिंग पाउडर होता है, बेसिकली इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ठीक है, उसको जब हम लोग Cl2, याद रखिएगा क्लोरीन डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक मतलब Cl2 के फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग क्लोरीन से हम लोग रिएक्ट करेंगे, तब हमारा क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और ये क्या है आपका, ये क्या है आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ये विरंजक चूर्ण है, और क्या निकलता है आपका H2O। इसी प्रकार से जस्ट इसको आप रिवर्स कर दो, इधर कर दो। अगर हम लोग कैल्शियम मतलब विरंजक चूर्ण को अगर हम लोग वाटर पे छिड़कते हैं तो क्या हमें मिलेगा, जस्ट इसका यही मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका क्लोरीन गैस मिल जाएगा और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन अच्छे से याद रखना। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्लोरीन का, अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन कि विद्युत बंधुता मतलब इलेक्ट्रो एफिनिटी जो है सबसे ज्यादा किस में है, तो क्लोरीन में है। पहला क्वेश्चन क्लोरीन जो आपका क्लोरीन जो है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा विरंजक चूर्ण, क्योंकि उसमें क्लोरीन होता है, तो विरंजक चूर्ण को, ठीक है, जब पानी को छिड़केंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, तो आपको याद रखना है क्लोरीन। कौन सा गैस, क्लोरीन निकलेगा। ये देखो, ये आपका विरंजक चूर्ण है और ये आपका वाटर, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ आपका क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। तो क्लोरीन गैस निकलता है आपका विरंजक चूर्ण से जब पानी में छिड़कते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखना है। उसके बाद एक और याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसमें भी क्लोरीन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी क्या है, क्लोरीन है। इसका यूज कहाँ किया जाता था, तो रेफ्रिजरेटर में, जो फ्रिज है उसमें किया जाता था, बट अब इसके जगह कुछ और भी यूज किया जाने लगा, क्योंकि ये जो है आपका जो ओजोन लेयर है उसके लिए हानिकारक होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि CFC किसके लिए हानिकारक है, तो ओजोन लेयर के लिए। और ओजोन लेयर कौन से मंडल में पाया जाता है, तो आपका स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो क्लोरीन से क्या याद रखोगे, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला याद रखोगे, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पहला क्लोरीन जो है आपका, इसमें बहुत क्या होता है, आपका एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विद्युत बंधुता बहुत ज्यादा होता है। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर क्या है, तो 17 है। कौन से ग्रुप से है, तो हेलोजन ग्रुप से, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग आते हैं ब्रोमीन में। ब्रोमीन में आपको इतना बस याद रखना है, ठीक है, कि सबसे बड़ा बात है कि कौन सा ऐसा हेलोजन है, ठीक है, जो एनाल्जेसिक के रूप में यूज होता है, ठीक है, एनाल्जेसिक मतलब पीरा राहक के रूप में यूज होता है, तो वो है आपका ब्रोमीन। याद रखना एक और क्वेश्चन, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, देखिए कौन है ऐसा धातु जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तो वो है आपका मरकरी, वो है आपका पारा। बट कौन सा ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, तरल अवस्था में रहता है आपका रूम टेम्परेचर में, तो एक ऐसा अधातु जो तरल अवस्था में रहता है आपका रूम टेम्परेचर पे, तो वो है आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन को किस तरीके से यूज करते हैं, तो एनाल्जेसिक के रूप में। तो एक ऐसा हेलोजन जो एनाल्जेसिक के रूप में, पीरा राहक के रूप में यूज होता है, वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन याद रखिएगा ये थोड़ा एज ए पॉइजनस भी होता है, ठीक है, तो ब्रोमीन। उसके बाद है आपका आयोडीन, यही इससे क्वेश्चन है, ठीक है। आयोडीन याद रखिएगा एक ऐसा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अधातु पढ़ रहे हैं। आयोडीन एक वनली ऐसा अधातु, एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकीला है, देखने में क्या है, थोड़ा ये चमकीला होता है, लश्चरस होता है। तो पूछेगा वनली नॉन मेटल जो चमकीला होता है वो होता है आपका आयोडीन। आयोडीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 53।
अब देखो कुछ चीज देखो, अब जो ये दरोगा में ही आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, ये टेस्ट वाला, ठीक है, कि आयोडीन, जो आयोडीन से हम बनाते हैं आयोडीन टिनिचर, आयोडीन टिनिचर क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूं। आयोडीन टिनिचर, देखिए जब आयोडीन को, ठीक है, आप अल्कोहल में, और अल्कोहल कौन सा वाला अल्कोहल, पीने वाला अल्कोहल, मरने वाला अल्कोहल नहीं, पीने वाला कौन सा होता है, इथाइल अल्कोहल, दैट मींस C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। जब आयोडीन को हम लोग इथाइल अल्कोहल में मिला देते हैं तब वो बनता है आयोडीन टिनिचर। याद रखना ये पीने वाला अल्कोहल है, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, वो होता है जहरीला शराब, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, याद रखना, उसको वुड अल्कोहल भी बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको कौन सा, ग्रेन अल्कोहल, ठीक है, अनाज वाला अल्कोहल, अनाज वाला दारू भी बोल सकते हो क्योंकि अनाज से बनता है ये, तो ये ग्रेन अल्कोहल है, ठीक है, वो क्या है, वुड अल्कोहल है, वुड अल्कोहल, ये सब याद रखना, ठीक है, वुड अल्कोहल, अल्कोहल मतलब होता है शराब। तो आयोडीन टिनिचर कैसे बनता है, जब आयोडीन को हम लोग अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में मिला देते हैं। अब जो ये आयोडीन टिनिचर है इसको यूज किया जा सकता है कार्बोहाइड्रेट के जांच के लिए। किसके लिए किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट का जांच के लिए। अब जब मैंने कार्बोहाइड्रेट आपको पोषण पढ़ाया था तो मैंने बताया था 3 तरीके का आपको कार्बोहाइड्रेट ऐसा बताया था जो पॉलीसेकेराइड है। अब उसमें मैं नहीं जाऊंगा, पॉलीसेकेराइड मैंने पहला क्या बताया था आपको याद करो, तो मैंने आपको बताया था स्टार्च। स्टार्च क्या है आपका, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ग्लाइकोजिन, ठीक है, स्टार्च बताया था, ग्लाइकोजिन बताया था और सेलुलोज बताया था, सेलुलोज, ठीक है, ये लिखा हुआ भी होगा आपका। ये ग्लाइकोजिन हो गया, स्टार्च हो गया, और एक और होना चाहिए केवल, ठीक है, इसका तो मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। ऐसे सब चीज मैंने आपको यहाँ करवा दिया है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ आइए, देखिए तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें स्टार्च का, अगर हम लोग बात करते हैं, आपको याद करो क्या क्या मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे चीज मैंने कनेक्ट आपको करवाया था, ठीक है, अगर शुरू से जुड़े हो तो आपका साइंस स्ट्रांग हो गया होगा। स्टार्च मैंने आपको बताया था सबसे पहले पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था जो आपका प्लांट जो होता है, जो अपना फूड स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में करते हैं, तो प्लांट अपना फूड जो स्टोर करते हैं, प्लांट जो अपना फूड स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। और याद रखिएगा जब भी स्टार्च के साथ, ठीक है, आयोडीन टिनिचर अगर मिलता है तो ये कौन सा कलर देगा, तो ब्लू ब्लैक। ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, ब्लू ब्लैक कलर देता है कौन, जब स्टार्च को आप आयोडीन टिनिचर के साथ मिलाते हो। वही अगर ग्लाइकोजिन, मैंने आपको बताया था जितने भी एनिमल है, इवन हम लोग भी एनिमल में आते हैं, जब ग्लाइकोजिन के साथ अगर आप क्या करते हो, अगर आप आयोडीन टिनिचर मिलाते हो तो कौन सा कलर आएगा, तो आपको आएगा रेड कलर, ठीक है, ठीक है। और ग्लाइकोजिन हम लोग जो फूड स्टोर करते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजिन में है। इनडायरेक्टली बोल सकते हैं हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करते हैं किस फॉर्म में करते हैं, ग्लाइकोजिन के फॉर्म में। कहाँ करते हैं, मसल में करते हैं और लीवर में करते हैं, ठीक है। उसके बाद है सेलुलोज, ठीक है, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, अब इसे अच्छे से लिखेंगे, ठीक है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेलुलोज भी क्या है आपको पता है, जो पादप का जो आपका जो कोशिका भित्ति होती है, प्लांट का जो आपका सेल वाल होता है वो किससे बना होता है, सेलुलोज से। और सेलुलोज में अगर हम लोग आयोडीन टिनिचर मिलाते हैं तो ये कोई भी कलर नहीं देता है, नो कलर। याद करो फिर से, सबसे पहले आयोडीन टिनिचर बनता कैसे, जब आयोडीन को आप क्या आप लोगों इथाइल अल्कोहल में मिलाओगे तो आयोडीन टिनिचर बन गया। अब इसका यूज क्या कैसे किया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसका यूज अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का अगर चेक करना है तो कैसे हम चेक करेंगे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। जैसे हम मार खाते हैं, चावल का मार होता है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, तो ये सब कलर आ जाएगा बेसिकली। देखो जैसे कि स्टार्च में कौन सा कलर देगा, तो आपका ब्लू ब्लैक देगा, ठीक है। ग्लाइकोजन में क्या देगा, रेड कलर देगा, और आपका सेलुलोज में नो कलर देगा। यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा था, यहाँ जो आपका पूछा था, यहाँ पूछा था कि कलर कम्स आउट व्हेन आयोडीन टिनिचर ट्रीट। स्टार्च में अगर करेंगे तो कौन सा देगा, तो स्टार्च में अगर हम लोग करेंगे तो कौन सा देगा आपका, कहाँ क्या, ब्लू ब्लैक। और रेड किस में देगा, आपका ग्लाइकोजिन में, ठीक है। और जो आपका ग्रीन है किस में देगा, हरा ग्रीन नहीं है, इससे कोई लेना देना है। आपका जो नो कलर किस में देगा, तो सेलुलोज में,
ठीक है, सेलुलोज में। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आयोडीन के बारे में ये चीज, ये वाला टेस्ट याद रखना, आयोडीन का याद रखना। एक चमकीला अधातु है पर ये चमकीला है, 53 इसका एटॉमिक नंबर है। आयोडीन का हमें स्मॉल मात्रा, स्मॉल एकदम स्मॉल मात्रा चाहिए होता है खाना में, ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो सही से काम करे। अगर आयोडीन सही मात्रा में नहीं लेंगे तो आपको बीमारी हो जाएगा घेंगा, जिसको हम लोग गोइटर बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में है इसका एस्टेंटाइन, इसका हेलोजन। तो हेलोजन से एटलीस्ट इतना क्वेश्चन आप याद रखो, ठीक है। ये सब अच्छे से दे दिया जाएगा लिख के, ठीक है। इसमें अभी जाने का जरूरत नहीं, सब करवा ही दिया गया आपको। अब एक जो लास्ट हमने बताया था हाइड्रोजन, अब हमने कौन सा किया है, तो हमने किया आपका कार्बन से, नेक्स्ट हमने किया हेलोजन ग्रुप, और अब हम लोग कर रहे हैं आपका हाइड्रोजन। ये 3 चीज हमने कहा जहां से ज्यादा क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाना है, इसे बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। एलिमेंट विच, ये दरोगा मेंस का क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सभी एसिड में पाया जाता है। चाहे आप HCl ले लोगे उसमें भी होगा, ठीक है, या कोई भी आप एसिड लोगे, हर एक एसिड में आपको मिल जाएगा। चाहे HCl ले लो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरेटिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। HCl ले लो, ठीक है। चाहे आपका किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ, राजाओं का एसिड किसको बोला जाता है, बहुत बार पूछा गया है, तो किंग ऑफ एसिड बोला जाता है आपको सल्फरिक एसिड को, जो कि आपका बैटरी में भी यूज हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, तो आपका सल्फरिक एसिड। तो उसमें भी सल्फरिक में क्या होता है, H2SO4। क्या है सल्फरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो तो H2SO4। इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ एसिड, राजा है, राजा है, राजा है, राजा है, किंग ऑफ एसिड, एसिडों का राजा है, ठीक है। बैटरी में भी आपको यही यूज होता है, बैटरी, कार वाला बैटरी में, ठीक है। तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सब एसिड में मिलता है, इन ऑल एसिड। तो आप बोलोगे हाइड्रोजन जो है ऑल एसिड में मिलता है। क्या आपका ऑल एसिड में ये मिलता है। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा क्वेश्चन, हाइड्रोजन का डिस्कवर किसने किया था, बहुत बार पूछा गया, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था आपका हाइड्रोजन का डिस्कवर। नेक्स्ट आपको पूछा जाता है बिहार पुलिस में कौन सा ऐसा गैस है जो जब जलता है तो पॉप करके साउंड आता है। क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन जो है आपका, ठीक है, आपको याद रखना, हाइड्रोजन जो है आपका एक बहुत ही ज्वलनशील गैस है। अगर हवा में आ जाएगा तो हवा में आग लग जाता है, ठीक है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाता है। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा गैस है जब जलता है तो पॉप करके साउंड आता है, तो पॉप साउंड जो होता है ये आपका हाइड्रोजन करता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, पूछा जाता है कि फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल किसको बोला जाता है, तो फ्यूचर फ्यूल जो है आपका हाइड्रोजन को बोला जाता है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा हाइड्रोजन से ही क्या पूछा जाएगा कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है। जैसे अगर हम लोग अपना पृथ्वी का बात करें तो भूपटपट्टी पे जो सबसे ज्यादा पाया जाता है तत्व वो ऑक्सीजन है। बट अगर आपको यही पूछे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कौन सा तत्व, तो वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन याद रखिएगा, इसका 3 आपका समस्थानिक है, ठीक है। दैट मीन समस्थानिक मतलब होता है इसका आइसोटॉप। कौन सा है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम। इसको याद, इसको मैं लिख देता हूं, नहीं तो क्योंकि ना एग्जामिनर में एक मैंने देखा था उन्होंने बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम, तो ये 3 इसके समस्थानिक हैं जो आपको याद रखना है। एक है आपका प्रोटियम, एक है ड्यूट्रियम, एक है ट्राइटियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा समस्थानिक है इसका जिसमें प्रोटॉन नहीं होता है, तो वो है प्रोटियम, क्योंकि प्रोटियम को लिखते हैं हम लोग 1H1। पूछा जाता है कौन सा ऐसा समस्थानिक है जो एक रेडियो एक्टिव है, तो आपको याद रखना है ट्राइटियम, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन में बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि जो हाइड्रोजन, ठीक है, फ्यूचर फ्यूल बोला जाता है, भविष्य का ईंधन बोला जाता है। जब ये जलता है तो पॉप साउंड सुनाई देता है, ठीक है, और इसको हेनरी कैवेंडिश ने बनाया था, हर एक एसिड में मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपका इसका 3 समस्थानिक है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। बाकी आके बहुत चीजें जो मैं इसको आपको PDF में भी इसका मैं डाल दूंगा, ठीक है, बट एटलीस्ट आप इतना याद अभी जरूर रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन मिलके ही आपका सन में भी हेलियम का जो ये बनता है, हेलियम वो हाइड्रोजन मिलके ही बनता है, ठीक है। बाकी क्लोरीन याद रखिएगा, ये सब हो गया, कैल्शियम हो गया। नाइट्रोजन का अगर बात करें, जैसे नाइट्रोजन वाला ग्रुप में हम लोग आएंगे, बट नाइट्रोजन का याद रखिएगा रदरफोर्ड ने पूछा गया था कि किसने नाइट्रोजन का डिस्कवर किया था, तो रदरफोर्ड ने। कौन सा ऐसा गैस है जो आग जो लगता है उसको बढ़ने से रोकता है, तो भी नाइट्रोजन है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन आग लगने से बढ़ने से रोकता है, याद रखिएगा। जो नाइट्रोजन जो है, ठीक है, खाद में बहुत यूज होता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि
अधातुओं का, नॉन मेटल का जो बहुत यूज होता है, पेपर उठा के देखना रेलवे उलवे का सब पूछा गया है, उसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ है, तो खाद के रूप में, फर्टिलाइजर्स के रूप में। और याद रखिएगा नाइट्रोजन से ही आपका यूरिया भी बनता है। यूरिया आपने सुना होगा, यूरिया बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया का फॉर्मूला क्या है, तो CO लिखोगे यहाँ, NH2 लिखोगे यहाँ और यहाँ NH2 लिखोगे, ये यूरिया का फॉर्मूला है। तो यूरिया का फॉर्मूला में भी नाइट्रोजन होता है, याद रखिएगा नाइट्रोजन, CO लिखोगे बीच में, NH2 NH2 याद रखें। और बाकी जो नाइट्रोजन का मैंने बताया इतना आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो एक दो जो है वीडियो इस पे और करेंगे, एक रिएक्शन वाला वीडियो करेंगे और 1 से 2 वीडियो में मेटल नॉन मेटल हम लोग खत्म कर लेंगे। देखिए आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सपोर्ट बस इतना रहता है कि आप लोग कमेंट करें कि हाँ सर चीजें समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जब मैं कमेंट देखता हूँ उससे बहुत मोटिवेटेड होता हूँ, क्योंकि जितने भी है अब व्यूज जो है 8-10 हजार जाने लगे हर एक वीडियो पे, तो ये अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि चीजें लोग देख रहे हैं, इससे यही पता चल रहा है, ठीक है, कि चीजें सही चीज जब आप लेके आते हो तो लोग देखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको भी मेहनत करना है, ठीक है, मेहनत सही डायरेक्शन में करना है। बाकी किसी भी तरीके का डाउट हो, गिला शिकवा हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।